जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 59 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण को देखते हैं तो आप पाते हैं कि आपका प्रतिबिंब, आपका परावर्तन आपसे छोटा है। तो उस दर्पण का क्या प्रकार है? तो उस दर्पण कौन सा दर्पण होगा यदि आपका प्रतिबिंब आपसे छोटा बन रहा है? तो वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण को आपको याद रखना है, जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, और प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और आभासी बनता है। और कैसा बनता है? हमेशा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है और आभासी बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन अब अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में छोटा, अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा, आभासी और वास्तविक, ये चारों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण में सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है, छोटा, बड़ा, आभासी, वास्तविक, सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में एकमात्र जिसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और आभासी बनता है। तो इसको आपको याद रखना है। समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, आभासी सीधा, आभासी सीधा और पार्श्विक उल्टा बनता है। इसको भी आपको याद रखना है, समतल दर्पण से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2.5 डायोप्टर और माइनस के 2.0 डायोप्टर क्षमता वाले लेंसों के संयोजन का सही फोकस दूरी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनका संयोजन किया गया है दो लेंसों का। एक की संयोजन क्षमता कितनी है? एक की हो जाएगी 2.5 डायोप्टर, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? माइनस के 2 डायोप्टर, माइनस के 2.0 डायोप्टर। जब इनको संयोजन करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में घट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर आ जाएगी लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी? 0.5 डायोप्टर आ जाएगी। अब फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है 1/f। पी बराबर क्या होता है? 1/f। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा 1/p। एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। 1/p का मान कितना आया था अभी? तो पी का मान आया था 0.5। तो पॉइंट नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगी। तो जब 10 को 5 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगी। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 2 मीटर। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 2 मीटर, और पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें लेंसों का संयोजन करना है। सबसे पहले लेंसों का संयोजन करना है, फिर इसकी क्षमता निकालनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक नियत बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि तक कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो बल निकालने के लिए एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए। एम क्या होता है? मास होता है। ए क्या होता है? ए होता है त्वरण। ए क्या होता है? ए त्वरण होता है। और हम त्वरण निकालेंगे सबसे पहले। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण होता है वेग बटे समय, या वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा? वेग में परिवर्तन निकलेगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। तो अंतिम वेग कितना है? 7 मीटर प्रति सेकंड। तो 7 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 आ जाएगा। और समय कितना है? समय है 2 सेकंड। यहाँ पे देख सकते हो समय 2। जब 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 4 को 2 से काटेंगे तो दिया जाएगा 2। तो त्वरण कितना आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड इसका त्वरण आ जाएगा। अब हम एफ बराबर एम ए से इसका आंसर निकाल लेंगे। एफ बराबर एम ए। मास कितना है? मास है 5 किलोग्राम। तो 5 इंटू ए कितना आया था? ए आया था 2। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा? एफ बराबर 10 न्यूटन। एफ बराबर कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, औसत प्रतिरोधक बल जो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गति को 0.2 सेकंड में 65 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से 15 सेंटीमीटर प्रति सेकंड पर लाने के लिए उस पर लगना आवश्यक है। तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए
हमसे बल पूछा है तो सबसे पहले हमें त्वरण की आवश्यकता पड़ेगी। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बढ़ते समय। वेग में परिवर्तन कितना है? 65 से 15 पर आ रहा है, तो 65 माइनस 15, 65 माइनस 15 बटे समय कितना है? 0.2 सेकंड। तो 0.2, जब 65 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा? तो बच जाएगा 50 बटे 0.2। बटे 0.2, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक और जीरो आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 500/2। कितना आ जाएगा? तो त्वरण कितना आ जाएगा? 500/2। 500/2, लेकिन ये किस में है? ये सेंटीमीटर में, हमें इसको मीटर में बदलना है, तो नीचे 100 का भाग दे देंगे। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो त्वरण कितना आ जाएगा? 5/2। त्वरण कितना आ जाएगा? 5/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। तो त्वरण कितना आ गया? 5/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है बल। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर एम हो जाएगा। मास कितना है? 5 किलोग्राम। मास 5 किलोग्राम हो जाएगा। त्वरण कितना आया था? 5/2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण आया था। तो 5 का मल्टीप्लाई 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 न्यूटन। 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लोचुंबकीय है? तो इनमें से कौन सा एक गैर लोचुंबकीय है? गैर लोचुंबकीय कौन होते हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो गैर लोचुंबकीय होते हैं। और चुंबकीय कौन से होते हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय होते हैं, लोचुंबकीय होते हैं। और चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो गैर लोचुंबकीय होते हैं। तो निकिल, कोबाल्ट और फेरस या आयरन, ये सभी लोचुंबकीय होते हैं। और जो मैग्नीज होती है वो गैर लोचुंबकीय होती है। मैग्नीज क्या होती है? गैर लोचुंबकीय होती है। मैग्नीज गैर लोचुंबकीय होती है, जबकि निकिल, कोबाल्ट, फेरस ये सभी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और लोचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो आपको इन तीनों को याद रखना है। निकिल, कोबाल्ट और फेरस ये लोचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता अन्य 3 से भिन्न है? तो किस गैस की परमाणुकता अन्य 3 से भिन्न है? तो परमाणुकता कैसे निकालते हैं? तो क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? N2। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ओजोन का क्या होता है? O3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी परमाणुकता कितनी है? इसकी परमाणुकता हो जाएगी 2, नाइट्रोजन की भी 2, ऑक्सीजन की भी 2। लेकिन ओजोन की कितनी परमाणुकता है? ओजोन की परमाणुकता हो जाएगी 3। तो ये पूछ रहा है हमसे कौन सी भिन्न है, तो ओजोन सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो परमाणुकता कैसे निकालते हैं आपको पता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ध्वनि तरंग का ब्लैंक ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। तो ध्वनि तरंग का क्या है? गति, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम। तो ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। तो ध्वनि तरंग का आयाम होता है वो ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता इतनी अधिक होगी, ध्वनि का आयाम भी उतना ही अधिक होगा। और ध्वनि का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता भी उतनी अधिक होगी। मतलब कि प्रबलता का मतलब है एनर्जी से। प्रबलता का मतलब किससे हो जाएगा? एनर्जी से मतलब हो जाएगा। मतलब कि ध्वनि का आयाम यदि बढ़ जाएगा तो जो हमारे पास आने वाली ध्वनि है वो तीव्र आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा कोशिकांग कौन सा कोशिकांग एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है? कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? तो एकमात्र ऐसा कोशिकांग है वो हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आपको इसे याद रखना है। और राइबोसोम होता है वो 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S 70S और 80S। 70S और 80S ये 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। 70S किसमें पाया जाता है? 70S प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में। और 80S होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऊतक हो जाएगा जो शरीर की भारी आघातों से रक्षा करता है? इनमें से ऐसा कौन सा ऊतक है जो शरीर की भारी आघातों से रक्षा करता है? वो हो जाएगा उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक है जो शरीर की भारी आघातों से रक्षा करता है?
वो हो जाएगा उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वसा ऊतक की बात करें तो ये क्या करता है, ये वसा का संचय करता है, वसा का स्टोर करता है, वसा को स्टोर करता है वसीय ऊतक। और कहाँ होता है, ये हमारी त्वचा के नीचे होता है, त्वचा के नीचे होता है, वसा का स्टोर करता है। पेशी ऊतक की बात करें तो ये किसका कार्य करता है, जो पेशियों को जोड़ने का कार्य करता है, पेशी ऊतक। एरियोल ऊतक की बात करें तो ये तो एरियोलर ऊतक की बात करें तो ये क्या होता है, तो एरियोलर ऊतक की बात करें तो एरियोलर ऊतक की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे शरीर के रिक्त स्थानों को भरता है, हमारे शरीर के रिक्त स्थानों को भरता है एरियोलर ऊतक। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथनों से संबंधित है। एक कथन के बारे में कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं, तो सही का चयन करना है। तो हमको सही का चयन करना है। एक चुंबक लोहे, कोबाल्ट आदि जैसी सामग्री को खींचता है लेकिन स्टील को नहीं। क्या ये सत्य होगा? लेकिन जो चुंबक होती है वो लोहा, कोबाल्ट को तो आकर्षित करती है, लेकिन स्टील होती है उसको भी आकर्षित करती है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो चुंबक होती है वो स्टील को भी आकर्षित करती है। और स्टील किस किस से मिलकर बनी होती है? स्टील आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बनी होती है, आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बनी होती है स्टील। तो वह स्टील को भी आकर्षित करता है और लोहा, कोबाल्ट को भी आकर्षित करता है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें सही का चयन करना है, तो पहला तो गलत होगा। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। जब कोई चुंबक स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो उसका उत्तरी छोर उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होता है। हाँ, ये सत्य होगा। जब कोई चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो उसका उत्तरी छोर होता है वो उत्तर दिशा की ओर होता है, उसका दक्षिणी छोर होता है वो दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो ये तो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं। जब एक चुंबक टुकड़ों में टूट जाता है तो वह अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है। तो क्या ये सत्य होगा? वो जब कोई चुंबक टूट जाता है तो अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ये असत्य हो जाएगा, वह चुंबकीय गुणों को नहीं खोता है बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने गुण प्राप्त कर लेता है। और जो दो टुकड़े हो जाते हैं, मान लीजिए ये कोई चुम्बक हो जाएगी, जब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे तो इसके अपने स्वतंत्र गुण हो जाएंगे, इसके अपने स्वतंत्र गुण हो जाएंगे, तो ये अपने गुणों को खोती नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा और पहला भी गलत हो जाएगा। मात्र ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं। तो केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इन घटकों में तो ऐसा कौन सा घटक है, तो इन घटकों में से ऐसा कौन सा घटक है जो हमारे शरीर की मरम्मत करता है और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है? तो वो हो जाएगा प्रोटीन। वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा, जो हमारे शरीर की मरम्मत करता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एस्टर यौगिक सुगंधित गंध वाला पदार्थ है। तो एस्टर यौगिक होता है वो सुगंधित गंध वाला होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। एस्टर क्या होता है? एक सुगंधित गंध वाला पदार्थ होता है। तो पहला तो सही हो जाएगा, हमें सही का ही चयन करना है, तो पहला तो सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरे को पढ़ते हैं। एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। तो एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा। तीसरे को पढ़ लेते हैं। एस्टर का कार्यात्मक समूह आर ओ आर होता है। तो एस्टर का कार्यात्मक समूह आर ओ आर होता है, तो ये नहीं होता है। इसका कार्यात्मक समूह क्या होता है? इसका कार्यात्मक समूह होता है आर सी ओ ओ आर। तो इसका कार्यात्मक समूह क्या होता है? आर सी ओ ओ आर इसका कार्यात्मक समूह होता है। फिर ये कार्यात्मक समूह किसका होता है? तो आर ओ आर किसका कार्यात्मक समूह होता है? ये हो जाए, वो होता है ईथर का। ये किसका होता है? ईथर का होता है। किसका होता है? ईथर का होता है, आर ओ आर। तो इनमें से कौन सा सही होगा? पहला सही होगा और दूसरा सही होगा। तो केवल एक और केवल दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक और दो। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मस्तिष्क के दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है और उनके बीच सूचना को स्थानांतरित करता है, वो कौन सा भाग हो जाएगा? वो हो जाएगा कार्पस कैलोसम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्पस कैलोसम क्या करता है?
मस्तिष्क के दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है और उनके बीच सूचना को स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1923 में स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किस सिद्धांत ने अम्ल क्षार संयुग्मी युग्मों की अवधारणा को जन्म दिया? तो किसने दिया था 1923 में अम्ल क्षार संयुग्मी युग्मों की अवधारणा? तो वो दी थी आर्रेनियस के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? आर्रेनियस के द्वारा दी गई थी 1923 में। इन्होंने कहा था कि जो प्रोटॉन दान देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाचन तंत्र के अंगों को उनके कार्यों से मिलान कीजिए। तो पाचन तंत्र के अंगों का उनसे उनके कार्यों से मिलान कीजिए। ये पाचन तंत्र के अंग हो जाएंगे, ये पाचन तंत्र के अंग, और ये हो जाएंगे उनके कार्य। ये क्या हो जाएंगे? ये उनके हो जाएंगे कार्य। तो हमें पाचन तंत्र के अंग और उनके कार्य दिए हुए हैं, तो उनके अंगों का मिलान करना है उनके कार्यों से, उनके अंगों का मिलान करना है उनके कार्यों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले बात करते हैं अमाशय की। तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं? सबसे पहले अमाशय की बात करते हैं, जो किसका कार्य करता है। अमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसका कार्य करता है? तो अम्लीय विघटन का कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसका कार्य करेगा अमाशय? तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसका कार्य करेगा? अम्लीय विघटन का। तो दूसरे का किससे हो जाएगा? सेकंड का सेकंड से हो जाएगा। छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत क्या करती है? छोटी आंत क्या करती है? तो छोटी आंत करेगी पोषक तत्वों का अवशोषण। छोटी आंत क्या करेगी? पोषक तत्वों का अवशोषण करेगी। छोटी आंत किसका कार्य करेगी? पोषक तत्वों का अवशोषण करेगी। यकृत की बात करें, यकृत का कार्य कर दिया तो यकृत क्या कार्य करता है? तो ये करेगा पित्त का उत्पादन। पित्त का उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। आपको इसे याद रखना है। पित्त का उत्पादन कौन करता है? पित्त का उत्पादन यकृत करता है। तो डी का हो जाएगा 4 से। बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण। बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। 5 को 5 से हो जाएगा, पहले का पहले से हो जाएगा। मुख्य किसका कार्य करता है? तो पसीना और एंजाइम मिलाना, तो ये हो जाएगा मुख्य कार्य। तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से और पांचवे का पांचवे से। आपको इसे याद रखना है। इसके कार्य भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पित्त का उत्पादन कौन करता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पित्त का उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। और जल का अवशोषण कौन करता है? जल का अवशोषण करता है बड़ी आंत। जल का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। और छोटी आंत किसका कार्य करती है? पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। तो इनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख लेना इसका कौन सा मिलन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अयस्कों के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो अयस्कों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं को विद्युत अपघट्य द्वारा अयस्कों से अलग किया जाता है। तो ये तो सही होगा। मध्यम प्रतिक्रियाशील धातुओं को न्यूनीकरण द्वारा उनके अयस्कों से अलग किया जाता है। ये भी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ लेते हैं। न्यूनतम प्रतिक्रियाशील धातुओं को वर्जन के द्वारा उनके अयस्कों से अलग किया जाता है। तो ये भी राइट आंसर होगा। तो ये तीनों ही राइट हो जाएंगे। आपको इसे याद रखना है। जो भी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होती है उसको विद्युत अपघटन द्वारा अलग किया जाता है। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनको न्यूनीकरण द्वारा अलग किया जाता है। और जो कम क्रियाशील होती हैं, ना के बराबर प्रतिक्रियाशील होती हैं, उनको वर्जन के द्वारा अलग किया जाता है। इन तीनों को आपको याद रखना है। ये तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? तो अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? तो वो हो जाएंगे अंतःप्रदब्बी जालिका, गोल्जी सम्मिश्र, लेनकाय और रसदानी। ये हो जाएंगे अंतःझिल्लिका तंत्र में शामिल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब दो समान पिंड गति में होते हैं तो उच्च वेग वाले पिंड में होता है। जब जब कोई दो, मान लीजिए दो समान पिंड है, ये पिंड हो जाएंगे समान। तो ये उच्च वेग वाले पिंड, दो मान लीजिए दो समान पिंड है तो एक का वेग उच्च है और एक का वेग कम है। तो उच्च वेग वाले पिंड की बात कर रहा है। जो उच्च वाले पिंड वेग में क्या होगा कि उसकी उच्च वेग है जिस पिंड का, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। यदि उसका वेग अधिक है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक झील संदूषित है तो निम्नलिखित जीवों में से किस जीव में
कीटनाशी की मात्रा अधिकतम होगी। तो इन जीवों में से किस जीव में कीटनाशी की मात्रा अधिकतम होगी? तो संदूषित का मतलब क्या होता है? संदूषित का मतलब होता है प्रदूषित। संदूषित का मतलब क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। यदि कोई जीव प्रदूषित है तो उसमें कीटों की मात्रा अधिकतम होगी, ये तो आपको पता है, लेकिन वो किस जीव में अधिकतम होगी? तो 25 से तो इसका कोई संबंध नहीं है और प्राणी लोग से इसका कोई संबंध नहीं है, या छोटी मछली में, बड़ी मछली में। तो मान लीजिए छोटी मछली उन कीटों को खाएगी, तो बड़ी मछली क्या करती है? छोटी मछलियों को खाती है। तो प्रदूषित की मात्रा या कीटनाशी की मात्रा सर्वाधिक किसमें हो जाएगी? बड़ी मछलियों में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्वसन, लार श्रेवण और केमानुकंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? आपको इसे याद रखना है। वो करता है मेंडुला ओब्लांगाटा। मेंडुला ओब्लांगाटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? मेरुरज्जुक शीर्ष कहते हैं। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर का तापमापी कहते हैं इसको। हमारे शरीर का तापमापी हमारे शरीर में भूख, प्यास, घृणा, नींद, इसको नियंत्रित कौन करता है? वो करता है हाइपोथैलेमस। आपको इसे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो कौन सी कक्षा हो जाएगी? वो हो जाएगी भूस्थितिक कक्षा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जलीय जंतु जिनमें निषेचन जल में होता है वे क्या कहलाते हैं? ऐसे जंतु जिनमें निषेचन जल में होता है वो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं बाह्य निषेचन के साथ अंडप्रेरक। वे क्या कहलाते हैं? बाह्य निषेचन के साथ अंडप्रेरक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि गैस का आयतन 300 केल्विन से 600 केल्विन तापमान करने पर प्रेशर को क्या रखा है? प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो आयतन 5 लीटर से कितना हो जाएगा? तो एक कौन सा नियम है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है? वो होता है चार्ल्स का नियम। वो क्या होता है? चार्ल्स का नियम होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। और चार्ल्स का नियम क्या कहता है? यदि प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो वो आयतन होता है, वो तापमान के समानुपाती होता है। आयतन तापमान के समानुपाती होता है। तो इससे इसको सॉल्व करेंगे तो V1/V2 आयतन किसके हो जाएगा? तापमान के समानुपाती हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? V1/V2 बराबर किसके हो जाएगा? T1/T2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे, पहले आयतन कितना है? 5 लीटर, तो 5 लीटर। दूसरा आयतन हमसे पूछा है तो V2 लिख लेंगे। पहले तापमान कितना है? 300 केल्विन। दूसरा तापमान कितना है? 600 केल्विन। तो यहाँ से इसको लगेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कट जाएगा 1/2 बार। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो ये हो जाएगा 10, और B2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा B2। तो B2 का आयतन कितना आ गया? तो B2 का आयतन आ जाएगा 10 लीटर। B2 का आयतन कितना आ जाएगा? 10 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि हम इसकी वक्रता त्रिज्या को आधी कर दें तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लीजिए वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। ये वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। 2 क्या होता है? 2 कांस्टेंट होता है, तो आर किसके समानुपाती हो जाएगी? फोकस दूरी के आर समानुपाती हो जाएगी। यदि हम वक्रता त्रिज्या को आधी कर देंगे तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी भी आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कमेंट करके जरूर बता देना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको एक छोटा सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।